गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपना रिटायरमेंट का चैप्टर कंप्लीट किया था। हालांकि अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इसी चैप्टर का एक पार्ट है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था हम इसको दो अलग अलग टॉपिक मान के चलेंगे। तो देखो, इसी चैप्टर में अब हमारे पास एक नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसको हम एज ए चैप्टर स्टडी करते हैं, दैट इज डेथ ऑफ ए पार्टनर। किसी भी पार्टनरशिप फर्म में किसी भी एक पार्टनर की डेथ होना, ठीक है। देखो बेटा, जनरली क्या होता है कि जब कुछ बंदे मिलकर, कुछ पार्टनर्स मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म को रन करते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म को चलाते हैं, तो इनिशियली पार्टनर्स का पर्पज होता है उस फर्म को इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यू करना। भाई आप सोच के देखो कि जनरली दो बंदों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म चलाई है। 99% केसेस में पार्टनर्स का व्यू ये होता है कि आज उन्होंने बिजनेस एस्टेब्लिश कर दिया, इट विल रन फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड, यानी कि लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। अब आप ये देखो कि ठीक है, फर्म ने पार्टनर्स ने मिलकर एक फर्म को एस्टेब्लिश किया फॉर द इंडेफिनिट टाइम पीरियड, लेकिन अगर कोई भी पार्टनर फर्म को छोड़ के जाना चाहे तो आफ्टर ए प्रॉपर नोटिस वो फर्म को छोड़ के जा सकता है, जिसको हम रिटायरमेंट कहते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के केस में तो क्या होता है कि कोई भी पार्टनर अगर फर्म को छोड़ेगा तो जनरली वो पहले पार्टनर्स को नोटिस देगा कि भाई नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग से मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं रहूंगा, ठीक है। उसके बाद सभी पार्टनर मिलकर आपस में उसको हो सकता है मनाने की भी कोशिश करें, उससे कुछ बातें भी करें। अगर उसके बाद भी वो डिसएग्री होता है तो वो फर्म को छोड़ के जा सकता है। लेकिन रिटायरमेंट के केस में एक नोटिस होने की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आप देखो कि मान लो कुछ पार्टनर मिलकर फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको पता है फ्यूचर अनसर्टेन है, मान लो अचानक से एक पार्टनर की डेथ हो जाए, ठीक है, एक पार्टनर की डेथ हो जाए। अब आपको पता है डेथ के केस में डेथ पर तो किसी का जोर नहीं चल सकता। अगर कोई पार्टनर देखो ये भी नहीं कह सकता कि भाई मैं उस तारीख से मरने वाला हूं तो मैं फर्म का पार्टनर नहीं रहूंगा, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। अब अगर मान लीजिए बात आती है कि अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, चलती पार्टनरशिप फर्म में किसी भी वजह से किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो अगर देखो किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई तो उस केस में उसका इफेक्ट उसी प्रकार का होगा जिस तरीके का इफेक्ट रिटायरमेंट के केस में होता है। अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बाकी के बचे हुए पार्टनर उस फर्म को कंटिन्यू करेंगे एंड देयर विल बी द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब देखो, अगर किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो उस केस में फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा और हमें कुछ टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। तो देखो, अगर डेथ के केस में हम टॉपिक की बात करें तो सारे के सारे टॉपिक लगभग वही है जो हमने रिटायरमेंट के केस में पढ़े थे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, भाई एक्स वाई जेड तीन पार्टनर थे, एक्स की डेथ हो गई, वाई और जेड फर्म को कंटिन्यू करेंगे तो हमें वाई और जेड के बीच का नया रेशियो निकालना है, जो कि उसी तरीके से निकलेगा जैसा कि हमने रिटायरमेंट के केस में निकाला था। इसके बाद रिटायरिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। भाई अगर मान लो एक्स की डेथ हो गई तो उसका बेटा या उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो फर्म में सभी चीजों में अपने हिस्से की डिमांड करेगा। अगर फर्म के पास किसी भी प्रकार का कोई रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस है तो उन सभी रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को भी सभी पार्टनर के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसी प्रकार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट भी वही होगा। एक्स की डेथ हो गई, इसका मतलब एक्स फर्म से जा रहे, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग पार्टनर, जो फर्म को छोड़ के जा रहे, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव वाई और जेड से फर्म की गुडविल में हिस्सा मांगेगा, क्योंकि ये हिस्सा छोड़ के जा रहा है, ही इज ए सैक्रिफाइसर, और ये तो इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्रीज होगा तो ये गेनर है, तो इन लोगों के द्वारा एक्स को गुडविल में हिस्सा देना पड़ेगा। उसका ट्रीटमेंट भी वैसे ही होगा जैसे रिटायरमेंट में। फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, सारी चीजें वो की वो ही होगी जो रिटायरमेंट के केस में आती है। बस डेथ के केस में एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा आते हैं जिन पॉइंटों को हम इस चैप्टर में मेनली पढ़ेंगे। उसमें एक होता है ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ फ्रॉम
क्लोजर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग से लेकर अप टू द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट में हिस्से को कैलकुलेट करना। देखो ये एक नया पॉइंट आएगा रिटायरमेंट के केस में, इस पॉइंट को समझो। देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके इस पॉइंट को अच्छी तरीके से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो एक फर्म में 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड। वो लोग अपने बिजनेस में फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करते हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, यानी कि उनका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से तो स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1 अप्रैल से एक्स ने अब आपको पता है कि जैसे फर्म अगर कंटिन्यू चलती रहती है और कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो जनरली वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग पे या फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग पे लेता है। भाई कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं, डिस्प्यूट हो जाए, कुछ इस हद तक बढ़ जाए कि उसका कोई निपटारा ही नहीं हो सकता, तब तो कभी भी ले सकता है। लेकिन जनरली वर्ड क्या होता है कि भाई कोई भी पार्टनर अगर रिटायरमेंट लेता है तो वो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में लेता है। भाई वो पार्टनर्स को इंटीमेट कर देगा, भाई अगले साल से मैं तुम्हारी फर्म का पार्टनर नहीं रहूंगा, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, ठीक है। तो रिटायरमेंट के केस में अगर एक्स को रिटायरमेंट लेनी है तो वो 31 मार्च को रिटायरमेंट ले लेगा, अगले फाइनेंशियल ईयर से फर्म में वाई और जेड नाम के पार्टनर रहेंगे, ठीक। वो अपनी ये इंफॉर्मेशन पहले ही रिमेनिंग पार्टनर को बता देगा। लेकिन क्या डेथ की कोई डेट सर्टेन होती है? नहीं होती, ठीक है। कोई भी पार्टनर अगर मरने वाला है तो वो बाकी के पार्टनर को ये नहीं कहेगा कि भाई 31 मार्च को मेरी डेथ होगी, अगले 1 अप्रैल से तुम अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना। आपको पता है डेथ तो अनसर्टेन है। आज उनका बिजनेस बिल्कुल सही चल रहा है, अचानक से एक्स की डेथ हो गई, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब मान लो 1 अप्रैल को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, 30 जून को जाकर अचानक से एक्स की डेथ हो गई, एकदम से एक्स की डेथ हो गई, ठीक। अब क्या होगा कि जब एक्स की डेथ होगी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा, वाई और जेड उस फर्म को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले एक्स का जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका बेटा, उसका भाई, उसकी वाइफ, कोई भी बंदा जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो एक्स का अपनी इस फर्म में हिस्से की डिमांड करेगा। वो वाई और जेड से कहेगा कि भाई एक्स की जो कैपिटल है वो दे दो, रिजर्व में हिस्सा दे दो, गुडविल में जो हिस्सा बनता है वो दे दो, वो सारा हिस्सा उसको देना बनता है। लेकिन उन सभी के साथ साथ एक्स का रिप्रेजेंटेटिव एक बात और कहेगा कि भाई आपकी फर्म 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान चलती है, तो उस फाइनेंशियल ईयर में फर्म प्रॉफिट कमाती है और उस प्रॉफिट में सभी का हिस्सा होता है। मान लो तीनों का हिस्सा इक्वल था, ठीक है भाई, तीनों का हिस्सा इक्वल बनता है। अब आप ये देखो कि ये जो प्रॉफिट कमाया जाता है ये रेगुलर बेसिस पे कमाया जाता है। आप लोग देखो किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट केवल एक दिन का नहीं होता, प्रॉफिट डेली की एक्टिविटी का होता है। एक दुकानदार अपनी दुकान पे बैठा है, डेली 5000 का सामान बेचता है, उन सामान की कीमत है 4000 रुपए, 1000 रुपए पर डे कमा रहा है, तो साल के अंत में 3,65,000 रुपए कमाएगा। हम लोग इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते तो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, बट इट इज अर्न ऑन रेगुलर बेसिस। लेकिन ये अर्न कैसे किया जाता है? रेगुलर बेसिस पे अर्न किया जाता है, रेगुलरली अर्न किया जाता है। तो अब एक्स का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो ये कहेगा कि आपने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया था और एक्स की डेथ हुई है 30 जून को, यानी कि अप्रैल, मई और जून 3 महीने के बाद, ठीक है। तो देखो फर्म में सभी चीजों में एक्स का हिस्सा है, भाई रिजर्व में भी हिस्सा है, गुडविल में भी हिस्सा है, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस में भी हिस्सा है। लेकिन वो ये कहेगा कि इन 3 महीनों के दौरान फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट में भी तो एक्स का हिस्सा बनता है। एक्स के रिप्रेजेंटेटिव को इन 3 महीनों के दौरान फर्म को होने वाले प्रॉफिट में भी हिस्सा चाहिए, ठीक है, और बनता भी है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है, हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर 3 मंथ। भाई जनरली आपको अच्छी तरीके से पता है
कि हम लोग अपने बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन एक फाइनेंशियल ईयर के एंड के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो हम लोग अपने सभी अकाउंट को क्लोज करके ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन ये सारा काम होता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। डेथ हुई है पार्टनर की ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में, तो क्वेश्चन आता है हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ फर्म ड्यूरिंग 3 मंथ। भाई इन 3 महीनों के दौरान फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया, इस चीज की कैलकुलेशन कैसे की जाए। भाई 3 महीनों के दौरान प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करने के लिए P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अपने सभी अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता क्योंकि IT डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के भी हमारे ऊपर कुछ प्रेशर होते हैं, उनके भी नॉर्म्स होते हैं। तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अकाउंट को क्लोज करके फाइनल अकाउंट बनाना तो पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है कि भाई इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन की जाए तो कैसे की जाए। तो देखो इसके लिए 2 बेसिस होते हैं। भाई हमें इन 3 महीनों की, 2 महीने की, 4 महीने की, जितने भी दिन का प्रॉफिट है उसकी कैलकुलेशन करनी है और उस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के बाद उस प्रॉफिट में उस डिक्रीजिंग पार्टनर के हिस्से को निकालना है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। चलो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले बात आती है हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ फर्म अप टू द डेट ऑफ डेथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग से लेके अप टू द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो देखो पहले तो बात कर रहे हैं प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, फिर हम उसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो देखो यहां पे जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए 2 तरीके होते हैं। 2 में से कोई एक तरीका अडॉप्ट करना है, जैसा भी क्वेश्चन में कहा जाएगा। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, एक तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बिहाफ के ऊपर। ठीक है, देखो वैसे तो रियल प्रॉफिट कैलकुलेट होता है बाय प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, लेकिन जैसे कि मैं बता रहा हूं कि ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना फिलहाल पॉसिबल नहीं है ड्यूरिंग द ईयर। तो उस केस में हम लोग एस्टिमेटेड फिगर के बिहाफ के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, जिसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बिहाफ पर। अब बात आती है कि टाइम के बिहाफ पर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करें। तो देखिए इसमें क्या होगा कि सबसे पहले फर्म का पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट लेकर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, या फिर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 ईयर, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 ईयर, या फिर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। भाई अगर मान लो पिछले 3-4 सालों के प्रॉफिट दिए गए हैं, तब तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। अगर पिछले 3-4 सालों के प्रॉफिट नहीं दिए गए, तो फिर आप ये देखो कि पिछले साल में कितने का प्रॉफिट दिया है, इन दोनों में से एक चीज आपको मिलेगी। अब आपने मान लो एवरेज प्रॉफिट निकाली है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट निकाली है, तो वो प्रॉफिट है 1 ईयर का प्रॉफिट। अब आप देखो कि एक साल में फर्म कितना पैसा कमाती है, फिर ये चेक करो कि इस साल में कितने दिनों तक काम किया। कई बार क्वेश्चन में आपको कंप्लीट मंथ दे देगा कि भाई 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ के बाद डेथ हुई है, और कई बार डेज दी जाएगी। भाई ये भी जरूरी नहीं कि महीने के अंत में मरेगा, महीने के स्टार्टिंग में मरेगा, ड्यूरिंग द मंथ भी मर सकता है। भाई जैसे मान लो 14 जून को उसकी डेथ हो गई, तो आप उसमें डे वाइज काउंट करोगे। भाई अप्रैल के महीने काम किया, अप्रैल में कितने डेज होते हैं 30। मई के महीने में काम किया, मई में कितने डेज होते हैं 31, तो टोटल हो गए 61। फिर जून में 14 जून को डेथ हुई है, जिस डेट को डेथ हुई है वो डे भी काउंट किया जाएगा 14 जून, तो 14 डे जून के। तो टोटल बंदे ने कितने दिन काम किया, 30 प्लस में 31 प्लस में 14, यानी कि 75 डेज। अब आप क्या करोगे कि 70 डेज 5 डेज का प्रॉफिट निकालोगे, या फिर जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें 30 जून को डेथ हुई थी, तो अप्रैल, मई और जून का पूरा महीना, यानी कि 3 मंथ की। तो उसमें हम देखेंगे कि एक साल का फर्म का एवरेज प्रॉफिट कितना है, तो इतने दिनों का या इतने मंथ का प्रॉफिट कितना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई मान लो
आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 6 लाख रुपए। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला 6 लाख रुपए। तो अब मान लो एक पार्टनर की डेथ हुई है 3 मंथ के बाद, तो यहां पे हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ 1 ईयर, प्रॉफिट ऑफ 1 ईयर। एक साल का प्रॉफिट हमारा है 6 लाख, तो प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ अप टू डेट ऑफ डेथ, अप टू डेट ऑफ डेथ। एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। 12 मंथ का प्रॉफिट है 6 लाख। 1 मंथ का प्रॉफिट हो जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाई 12, और 3 मंथ का प्रॉफिट हो जाएगा तो इंटू में 3। ये कैलकुलेट कर लोगे 150 का प्रॉफिट आ गया। लेकिन ये प्रॉफिट किसका प्रॉफिट आया है? फर्म का। अब इस प्रॉफिट में मरने वाले पार्टनर का हिस्सा निकालो। भाई एक ही डेथ हुई है, ए शेयर इन प्रॉफिट 150 का 1/3, यानी कि उसके हिस्से का प्रॉफिट हो गया 50,000 रुपए। ठीक है, पहले आप फर्म का प्रॉफिट निकालोगे, उसके बाद मरने वाले पार्टनर के हिस्से का प्रॉफिट निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ 10। ठीक है, 10 के बिहाफ पर। क्लियर? अगर डेज दे रखे हैं तो 1 ईयर का प्रॉफिट है 6 लाख। एक ईयर में कितने दिन होते हैं? नॉर्मली 365। लीप ईयर जरूर चेक कर लेना कि लीप ईयर तो नहीं था। अगर आपको एवरेज निकालना है तो उसमें लीप ईयर काउंट नहीं होता, उसमें 365 ही काउंट होता है। तो 365 डेज का प्रॉफिट है 6 लाख। 1 डे का प्रॉफिट हो जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाई 365, और कितने दिनों तक काम किया है? मान लो 75 डेज तक, तो इंटू में 75। तो इस तरीके से फर्म का प्रॉफिट आ जाएगा, और उस प्रॉफिट में मरने वाले पार्टनर का हिस्सा निकाल लिया जाएगा। ये तो है कैलकुलेशन ऑफ डिक्रीजिंग पार्टनर शेयर ऑन एवरेज बेसिस, एवरेज टाइम बेसिस। ठीक है, यानी कि टाइम के बिहाफ पर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। इसी प्रकार दूसरा जो बेस होता है वो होता है सेल बेसिस। दूसरा जो बेस होता है उसको कहते हैं सेल्स बेसिस। सेल्स बेसिस पे प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। देखो बेटा, जनरली आपको पता है कि प्रॉफिट का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो सेल से होता है। आपकी अगर सेल बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपकी अगर सेल घटेगी तो प्रॉफिट भी घटेगा। क्लियर है ये बात? अब आप देखो कि ठीक है, किसी पार्टनर की डेथ ड्यूरिंग द ईयर हुई है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर हुई है। हम लोग ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नहीं बना सकते, प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर की सेल तो प्रेडिकेट की जा सकती है, क्योंकि सेल के तो डाटा हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अब आप देखो उसमें क्या होगा कि जैसे प्रीवियस ईयर की सेल आपको दी गई होगी, प्रीवियस ईयर सेल, मान लो प्रीवियस ईयर की आपकी सेल है 10 लाख रुपीस, और प्रीवियस ईयर का जो आपका प्रॉफिट है वो आपका है 3 लाख का। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितने का है? 3 लाख का। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे। एक्स की डेथ हो गई 30 जून को, अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल से। अब आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि भाई एक्स के हिस्से का प्रॉफिट कितना बनेगा। तो अब आप देखोगे कि इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 30 जून फर्म ने कितने की सेल की है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे करंट ईयर जो सेल है अप टू द डेट ऑफ डेथ, वो आपकी दी गई है फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीस। कितनी सेल दी गई है? 2 लाख। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एक्स शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। सेल के ब्याज पर कैसे निकलेगा? उसमें आप ये देखोगे कि प्रीवियस ईयर की सेल पे फर्म कितना प्रॉफिट कमाती है, और उस हिसाब से करंट ईयर की सेल पे फर्म का प्रॉफिट कितना होगा। जैसे सीधी सी बात है, ऑन सेल ऑफ 10 लाख, ऑन सेल्स ऑफ रुपीज 10 लाख, प्रॉफिट इज, भाई 10 लाख की सेल पे फर्म का प्रॉफिट कितने का है? 3 लाख का। तो अगर हम सेल 1 रुपए की करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा? 3 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख। और अगर हमारी सेल 2 लाख है, इफ सेल इज रुपीज 2 लाख, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो इंटू में 2 लाख। इसको सोल्व कर लेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो 60,000 आ गया।
लेकिन ये 60,000 किसका प्रॉफिट आया? फर्म का, क्योंकि ये सेल और प्रॉफिट किसके हैं? फर्म के। अब इसमें मरने वाले पार्टनर का हिस्सा निकालना है। भाई मान लो तीनों का हिस्सा इक्वल था, तो एक्स शेयर इन प्रॉफिट, एक्स शेयर इन प्रॉफिट, इस प्रॉफिट में एक्स का हिस्सा कितना हो गया? 60,000 का 1/3, 1/3 के हिसाब से एक्स के हिस्से का प्रॉफिट कितना हो गया? 20,000। ठीक है, इस तरीके से मरने वाले पार्टनर के हिस्से के प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे। वी विल कैलकुलेट द डिक्रीजिंग पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक, ये दो बेसिस है, टाइम बेसिस या सेल्स बेसिस। बहुत सिंपल है, जैसा भी क्वेश्चन में आपको कहा गया होगा, मरने वाले पार्टनर के हिस्से का प्रॉफिट निकाल लिया जाए। अब बात आती है कि मरने वाले पार्टनर के हिस्से का प्रॉफिट तो आपने निकाल लिया, चाहे वो आपने टाइम बेसिस पे निकाला है, चाहे वो आपने सेल बेसिस पे निकाला है, कैसे भी निकालो। अब बात करते हैं उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, कि भाई उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। अब आप देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है, उसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो देखो जैसे क्या होता है कि मान लो एक्स की डेथ हो गई, उसके हिस्से का हमने प्रॉफिट निकाल लिया 60,000। ठीक है, अब मरने वाले पार्टनर को हमें प्रॉफिट में 60,000 रुपीज पे करने। मरने वाले पार्टनर को हमें फर्म में कितना पैसा पे करना है? 60,000 रुपीज पे करने। बात आती है कि हु विल पे दिस अमाउंट, भाई ये पैसा उसे कौन देंगे और उसके लिए क्या एंट्री बनेगी। तो देखो इसमें भी दो केस होंगे। पहला केस आता है कि इफ रिमेनिंग पार्टनर पार्टनर्स do not change their profit sharing ratio, if the remaining partner do not change their profit sharing ratio, अगर रिमेनिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या हुआ भाई? जैसे मान लो एक्स वाई जेड तीन पार्टनर थे, तीनों का रेशियो था 3:1, एक्स की डेथ हो गई। वाई और जेड अगर फर्म को कंटिन्यू करते हैं, अगर वाई और जेड उस फर्म को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना रेशियो वो ही रखा जो पहले था। वैसे तो आपको पता है रेशियो तो चेंज हो गई डेथ के केस में, लेकिन जो उनके बीच का पहले का रेशियो था 2:1, अगर वो ही रेशियो अभी भी कंटिन्यू है, तब तो उस केस में डिक्रीजिंग पार्टनर के हिस्से का जो भी प्रॉफिट बनेगा दैट विल बी पेड बाय फर्म, उसको पे करने की रिस्पांसिबिलिटी फर्म की होगी, एंड इट विल बी गिवन थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तब डिक्रीजिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी गिवन थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। उस केस में एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिक्रीजिंग। बेटा मैं यहां पे डिक्रीजिंग वर्ड लिख रहा हूं। डिक्रीजिंग मीन जिस भी पार्टनर की डेथ हुई, जैसे एक्स की डेथ हुई है तो एक्स कैपिटल, डिक्रीजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि मरने वाले पार्टनर के हिस्से का जो भी प्रॉफिट होगा दैट विल बी पेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। मरने वाले पार्टनर को प्रॉफिट में जो भी हिस्सा बनेगा उसे वो हिस्सा P&L सस्पेंस के थ्रू दिया जाएगा। एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिक्रीजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये तो पहली बात है। अच्छा, अब हमने मरने वाले पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा दे दिया, एंट्री कर दी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिक्रीजिंग पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन ये एंट्री की हमने ड्यूरिंग द ईयर, तो उसमें ये ध्यान रखना है ये जो P&L सस्पेंस का डेबिट बैलेंस क्रिएट हुआ है उसी डेट को हम लोग उसे अपनी बैलेंस शीट में एज ए एसेट शो करेंगे, और जब फाइनेंशियल ईयर
क्लोज होगा, भाई जैसे वाई और जेड फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, हालांकि ये टॉपिक सिलेबस में नहीं आता लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि जैसे वाई और जेड फर्म को कंटिन्यू करेंगे तो जब तक फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं होता इस P&L सस्पेंस को बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा इस P&L सस्पेंस को P&L अकाउंट से चार्ज कर लिया जाएगा और उस डेट को एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस। हालांकि ये टॉपिक नहीं है, फिलहाल तो इतना ही समझ लो, मरने वाले पार्टनर के हिस्से का जो भी प्रॉफिट बनेगा वो पैसा उसको P&L सस्पेंस से दिया जाएगा इफ रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन अगर मान लो किसी भी पार्टनर की डेथ के बाद रिमेनिंग पार्टनर ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया, भाई जैसे वाई और जेड ने कहा कि इन फ्यूचर वी विल शेयर द प्रॉफिट और लॉस इन 3:2, तो इन दैट सिचुएशन मरने वाले पार्टनर का प्रॉफिट में जो हिस्सा होगा दैट विल बी पेड बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो। तो देखो सेकंड केस आता है कि इफ रिमेनिंग पार्टनर्स, एक मिनट बेटा होल्ड, सॉरी बेटा इंटरप्शंस के लिए। तो देखो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मान लो एक पार्टनर की डेथ के बाद रिमेनिंग पार्टनर ने अपने रेशियो को चेंज कर लिया तो उस केस में रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट में जो हिस्सा बनेगा दैट विल बी पेड बाय रिमेनिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो। तो ये केस है इफ रिमेनिंग पार्टनर्स चेंज देयर रेशियो, इसका साथ तो सॉल्यूशन लिख रहा हूं। इन दैट केस डिक्रीजिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट will be paid by remaining partners in their gaining ratio। भाई जो डिक्रीजिंग पार्टनर है, मरने वाला पार्टनर है, उसके हिस्से का जो प्रॉफिट बनेगा, उसका प्रॉफिट में जो भी हिस्सा बनता है दैट विल बी पेड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो, और उसके लिए एंट्री होगी उन रिमेनिंग पार्टनर को देना है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पे ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं वर्ड गेनर, जो भी गेनर है उनको पैसा देना है टू डिक्रीजिंग पार्टनर्स कैपिटल, टू डिक्रीजिंग पार्टनर्स कैपिटल। इस तरीके से रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा डिक्रीजिंग पार्टनर को उसके हिस्से का पैसा दिया जाएगा अगर वो अपने रेशियो को चेंज कर दे। ठीक है बेटा, अब देखो इन्हीं से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करोगे, आपके लिए क्लियर हो जाएंगे ये टॉपिक। देखो बेटा, जैसे आपकी बुक में इलस्ट्रेशन 58 दिया गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म हुज बुक्स आर क्लोज ऑन 31st ऑफ मार्च ईच ईयर। ए बी सी तीन पार्टनर है, 31st ऑफ मार्च को बुक्स क्लोज होती है। ए डाइड ऑन 30th of June 2018 at the end of June month। ए की डेथ हो गई एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट the share of profit of deceased partner up to the date of death is to be calculated on the basis of average profit of last 5 years। और ये कह रहे हैं एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, भाई एक पार्टनर की डेथ होने की सिचुएशन में एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसके हिस्से का जो प्रॉफिट है वो पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट के बिहाफ पर कैलकुलेट किया जाएगा। ये क्वेश्चन में गिवन है। The net profit for last 5 years have been this। 5 सालों के प्रॉफिट आपको दिए गए।
A share of profit, calculate A share of profit up to the date of death and pass journal entry assuming there is no change in profit sharing ratio or there is a change in profit sharing ratio of remaining partner and new ratio being 3:2. देखो बेटा इस क्वेश्चन में दोनों प्रकार का ट्रीटमेंट आ गया। पहले आपको ए के हिस्से के प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, इलस्ट्रेशन 58। यहां पे आपको पहले लिखेंगे ए के हिस्से का प्रॉफिट कितना बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ ए शेयर इन प्रॉफिट। देखो इस क्वेश्चन में पिछले 5 सालों के प्रॉफिट दिए गए, तो नो डाउट आपको प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है वो एवरेज बेसिस पे निकालनी है। सबसे पहले आप पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ, लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट आपके पास दिए गए हैं 14,000 प्लस 18,000 प्लस थर्ड ईयर में फर्म को 16,000 का प्रॉफिट था, फोर्थ ईयर में 10,000 का लॉस हुआ है और फिफ्थ ईयर में -10,000 और फिफ्थ ईयर में आपके पास है 16,000 का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5। तो अब आप देखोगे कि इसके अंतर्गत एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 32, 48, 64 माइनस में 10, 54 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट है वो 10,800। फर्म एवरेज बेसिस पे एक साल में 10,800 कमाती है। दिस इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म। ठीक, अब आप देखो फर्म ने ए ने कब तक काम किया था, 30 जून, यानी कि अप्रैल मई और जून 3 महीने पूरे। एक साल में फर्म कमाती है 10,800, तो 3 मंथ में कितने कमाएंगी, तो यहां पे लिखो, आप पहले निकालो प्रॉफिट ऑफ फर्म अप टू द डेट ऑफ डेथ। प्रॉफिट ऑफ फर्म अप टू डेट ऑफ डेथ। भाई डेथ की डेट तक फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ, सीधा सीधा कैलकुलेट करो। वो तरीके मत दिखाया करो जो बच्चे 3rd 4th 5th क्लास में करते थे कि 12 महीनों का प्रॉफिट है इतना, 1 मंथ का इतना होगा, 3 मंथ का इतना। सीधा लिखो 10,800 है 1 ईयर का प्रॉफिट, यानी कि 12 मंथ का, तो 1 मंथ का हो जाएगा 10,800 डिवाइडेड बाय 12 और 3 मंथ का हो जाएगा तो इंटू में 3। तो ये कैलकुलेट कर लो 2,700 रुपीज आ गए। यानी कि फर्म का अप टू द डेट ऑफ डेथ 3 महीने में फर्म ने कितने कमाए होंगे, 27। हमें फर्म का प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें चाहिए मरने वाले पार्टनर के हिस्से का प्रॉफिट। तो यहां पे निकालो ए शेयर इन प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट में ए का हिस्सा कितना हुआ, भाई 2,700 फर्म का प्रॉफिट है। ए फर्म में कितने का पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशियो गिवन नहीं है, तीनों का रेशियो क्या माना जाएगा, इक्वल। तो ए के हिस्से का प्रॉफिट कितना हो गया, 900 रुपीज हो गया। ए के हिस्से का प्रॉफिट कितना हो गया, 900 हो गया। ए को प्रॉफिट के रूप में 900 रुपीज चाहिए और उसे ये पैसा कौन पे करेगा। अब देखो इसमें 2 अलग अलग केस दे दिए, तो अब यहां पे हम केस बनाएंगे। फर्स्ट केस में आपको जर्नल बनानी है। इसमें कह रहे हैं इफ देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। अगर रिमेनिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज ना करे, अगर कोई चेंज नहीं कर रहे, तो ए को प्रॉफिट में जो हिस्सा मिलेगा उसे वो पैसा फर्म देगी और ये पैसा उसको P&L सस्पेंस के थ्रू दिया जाएगा। तो इस केस में तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, कितना पैसा, 900। यहां पे लिखेंगे ए शेयर इन प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, अप टू डेट ऑफ डेथ एडजस्टेड, यानी कि अप टू द डेट ऑफ डेथ ए का प्रॉफिट में जो हिस्सा है वो एडजस्ट कर दिया गया। ठीक, ये पहला केस।
सेकेंड केस में ये कह रहा है कि इफ रिमेनिंग पार्टनर, कौन कौन थे, देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर एंड न्यू रेशियो इज 3:2। ठीक है, सेकेंड केस में है, सेकेंड केस में जैसे आपको जर्नल करनी है, फॉर्मेट आपने बना लिया, वही डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये चीज आप लोग लिख लेंगे। अब आप देखो कि अगर बी और सी अपने रेशियो को चेंज कर रहे हो तो उस केस में मैंने बताया कि डिक्रीजिंग पार्टनर के फर्म में जो हिस्सा बनेगा प्रॉफिट में, दैट विल बी पेड बाय रिमेनिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो। तो यहां पे सेकंड केस में वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, किसका, बी और सी। गेनिंग रेशियो का फार्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, बी का निकालो, न्यू है 3/5, ओल्ड था 1/3, 15 एलसीएम, तो यहां से 3 3 जा 9 माइनस 5, 4/15 का गेन हो गया। सी का निकालो 2/5 माइनस 1/3, 15 एलसीएम, 3 2 जा 6 माइनस 5, 1/15 का गेन है। तो गेनिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी 4:1 हो गया। अब इसका मतलब ए को प्रॉफिट में जो 900 रुपीज मिलने हैं वो ए, बी और सी पे करेंगे 4:1 में, अगर रेशियो चेंज कर रहे हैं। एंट्री, बी और सी से पैसा लेकर ए को देने, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। तो यहां पे हमारी एंट्री बनेगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। टोटल ए को कितने मिलने हैं 900, बी और सी 2:1 में पे करेंगे, तो बेटा 225 तो देगा सी, और 600, सॉरी कैलकुलेट करो बेटा, 900 को 5 से डिवाइड करोगे 180 रुपीज देगा सी और 720 रुपीज देगा बी। ठीक है, दिस इज द एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ए शेयर इन प्रॉफिट। क्लियर है बेटा? ठीक, तो ये तो था हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टाइम बेसिस। अभी सेल बेसिस से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन देखो। देखो बेटा, जो इलस्ट्रेशन 59 है वो क्वेश्चन भी लगभग इसी प्रकार का है। देखो इलस्ट्रेशन 59 में कह रहा है ए, बी एंड सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:1। फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st ऑफ मार्च एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करती है। बी डाइड ऑन 12th ऑफ जून। 12 जून को डेथ हुई है। अब 12th ऑफ जून को क्या माने भाई, 1 मंथ तो कंप्लीट होता नहीं, तो उस केस में डे चलेंगे। अब आप देखो बंदे ने कितने दिन तक काम किया भाई, अप्रैल के पूरे महीने, मई के पूरे महीने और जून के महीने में भी 12 दिनों तक, जिस डे को डेथ हुई है वो डे भी काउंट किया जाएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में बंदे ने कितने दिन तक काम किया है, 30 डेज अप्रैल के, 31 डेज मई के और 12 दिन जून के, टोटल 73 डेज काम किया। तो ये कह रहे हैं कि 12 जून को बी की डेथ हो गई। ऑन बीज डेथ द गुडविल ऑफ फर्म वाज वैल्यूड 60। देखो डेथ पे फर्म की गुडविल 60 है। गुडविल में तो आपको सीधा सीधा पता है को जो पार्टनर जा रहा है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसे पैसा चाहिए, कौन देंगे, रिमेनिंग पार्टनर, गेनिंग रेशियो में। आगे कह रहे हैं ऑन बीज डेथ हिज शेयर इन प्रॉफिट ऑफ फर्म टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अब देखो इसमें क्लियर क्या गया है कि बी की डेथ पर उसके हिस्से का जो प्रॉफिट होगा वो पिछले साल के प्रॉफिट पे के ब्याज पर कैलकुलेट होगा, जो कि 150 था। अब इसमें एवरेज नहीं लेना, पिछले साल का प्रॉफिट लेना, कोई बात नहीं। कैलकुलेट बी शेयर इन प्रॉफिट, पास जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट और एट द टाइम ऑफ डेथ। तो देखो एक तो बी के हिस्से का प्रॉफिट निकालना है। अब कैसे निकालें? आप देखो पिछले साल फर्म ने 150 कमाया एक साल में, इस साल भी फर्म यही पैसा कमाने की उम्मीद कर रही है। तो
1,50,000 कमाए 1 ईयर में, यानी कि 365 डेज में, तो 73 डेज में कैसे कितना कमाएंगे, इसमें डे वाइज काउंट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन में पहले लिखेंगे सीधा फर्म्स प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। भाई डेथ की डेट तक फर्म का प्रॉफिट कितना है, 1,50,000 एक साल में, यानी कि 365 डेज में। 365 डेज में फर्म अर्न करती है 150, तो एक दिन में कमाएगी 150 डिवाइडेड बाय 365, और 73 डेज में कितना कमाएगी, तो इंटू में 73। तो ये डिडक्ट हो रहा है पूरा पूरा, 5 पे 5 से 150 को डिवाइड करोगे 30,000। इसका मतलब अप टू द डेट ऑफ डेथ फर्म ने कितने पैसे कमाए हैं, 30,000 कमाए। हमें फर्म का प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए, जिस पार्टनर की डेथ हुई है। एबीसी पार्टनर थे, बी की डेथ हुई है, तो यहां पे लिखेंगे बी शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में बी का हिस्सा कितना है, 30,000 में बी कितने का पार्टनर था, 2/6, तो 2/6 के हिसाब से बी के हिस्से का प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपीज। बी को प्रॉफिट के रूप में 10,000 रुपए मिलेंगे। अब बात है कि ये पैसा कौन देंगे, तो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में पार्टनर्स अपने रेशियो को चेंज नहीं कर रहे, तो ये पैसा कौन देगी, फर्म। कौन से अकाउंट से, P&L सस्पेंस के थ्रू। ठीक है, अब आपको जर्नल करनी है बेटा, फॉर्मेट आप बना लेना, आप सारे समझदार हैं, काफी क्वेश्चंस आप लोग फॉर्मेट से रिलेटेड कर चुके हो। देखो एक तो एंट्री करनी है गुडविल की, ये चीज भी आप निकाल के दिखा दो कि बी का फर्म की गुडविल में कितना हिस्सा बनेगा, चाहे वो वर्किंग नोट में दिखा दो, जैसे क्वेश्चन के पार्ट के रूप में दिखा दो। गुडविल फर्म की है 60,000, बी का हिस्सा है 2/6 यानी कि 20,000। उसे ये पैसा कौन देंगे, ए और सी। भाई पहले रेशियो था 3:1, रेशियो के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो बी का हिस्सा हटाओ। ए और सी का नया रेशियो 3:1, गेनिंग रेशियो भी 3:1। जर्नल करोगे, पहले तो बी को गुडविल में 20,000 रुपए देने, ए और सी से पैसा लो। पहली एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी से पैसा लेना है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए कितने पैसे देगा, 15,000, सी कितने देगा, 5,000, और बी को टोटल कितना मिलेगा, 20,000। यहां तो लिख दो बी शेयर ऑफ गुडविल, बी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। बी के हिस्से की गुडविल को क्या किया गया, एडजस्ट किया। एक तो ये हो गया, ठीक। दूसरा, बी को प्रॉफिट में 10,000 मिलने। अच्छा, पार्टनर्स अपने रेशियो को चेंज कर नहीं रहे, तो फर्म देगी, एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितने पैसे, 10,000। या नरेशन में लिख देंगे बी शेयर इन प्रॉफिट एडजस्टेड। भाई प्रॉफिट में जो बी का हिस्सा बनता है उसे हम एडजस्ट कर रहे हैं। क्लियर बेटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन 60। देखो इलस्ट्रेशन जो 60 है वो सेल के ब्याज पर है। तो देखो इसमें कह रहा है सेल बेसिस को टर्नओवर बेसिस भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है सारा, सीता एंड मीना वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक फर्म में 3 पार्टनर है, सारा, सीता और मीना। सारा डाइज ऑन 30th of June 2017, 30 जून को सारा की डेथ हो गई। वेयर द फर्म क्लोजेड इट्स बुक्स ऑन 31st of March each year। हर साल फर्म 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करती है। अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड, Sarah's representative would be entitled to get share in interim profit of the firm calculated on sales basis। देखो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये कहा गया, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सारा का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा
वो फर्म के इंतरिम प्रॉफिट में सारा का हिस्सा लेने का हकदार होगा। इंतरिम प्रॉफिट वर्ड क्यों कहा गया है? क्योंकि ये रियल प्रॉफिट की कैलकुलेशन से पहले किया गया। तो वो एक ही बात है, वो फर्म के प्रॉफिट में हिस्सेदार होगा जिसकी कैलकुलेशन सेल के ब्याज पर करनी है। और ये कह रहे हैं सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016-17 वर 6 लाख एंड 180। देखो 2016-17 यानी कि प्रीवियस ईयर की जो सेल थी वो थी 6 लाख रुपए, प्रॉफिट था 180 एंड सेल्स फॉर द ईयर 2017-18 टिल द डेट ऑफ डेथ अमाउंटेड टू 120। जबकि इस साल अप टू द डेट ऑफ डेथ फर्म की जो सेल है वो 120। अब आपसे कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द सारा शेयर ऑफ इंतरिम प्रॉफिट एंड पास जर्नल एंट्री फॉर गिविंग सारा शेयर ऑफ इंतरिम प्रॉफिट। भाई एक तो सारा के हिस्से का प्रॉफिट निकालो और एक उसके लिए जर्नल एंट्री पास करो। तो देखो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन करवा रहा है वो सेल्स बेसिस पे करवा रहा है। कैसे निकालते हैं? मैंने बताया कि पिछले साल की सेल पे कितना प्रॉफिट हुआ और इस साल की सेल पे कितना प्रॉफिट होगा, सीधा निकाल लो। पहले तो निकालोगे फर्म्स प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, डेथ की डेट पे फर्म का जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? भाई आप ये देखो सिंपल सा तरीका है, 6 लाख की सेल पे प्रॉफिट है 120, तो एक पर प्रॉफिट 120 डिवाइडेड बाय कितना था प्रॉफिट बेटा लास्ट ईयर? 180 था। 180 का प्रॉफिट था, कितने रुपए की सेल पे? 6 लाख। तो 1 रुपए की सेल पे प्रॉफिट होगा 180 डिवाइडेड बाय 6 लाख और 120 की सेल पे प्रॉफिट कितना होगा? तो इंटू में 120। इसको सोल्व कर लो बेटा, 120 से डिवाइड करेंगे 5 पे, यहाँ पे 36,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो 36,000 है। कितना प्रॉफिट है? 36,000 अप टू द डेट ऑफ डेथ की डेट पे ये फर्म का प्रॉफिट है। अब इसमें हमें निकालना सारा का हिस्सा। सारा का फर्म में हिस्सा कितना था? 2/5। तो सारा शेयर इन प्रॉफिट में सारा का हिस्सा 36,000 का 2/5, 70 to 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14,200। इसका मतलब ये हुआ कि जिस डेट को सारा की डेथ हुई उसको फर्म के प्रॉफिट में 14,200 रुपीज मिलने चाहिए और उसे ये पैसा कौन देगा? अब क्या फर्म ने अपना रेशियो चेंज किया? नहीं किया। तो उस केस में सारा के हिस्से का जो प्रॉफिट मिलेगा वो P&L सस्पेंस के थ्रू दिया जाएगा। तो अगर इसी में जर्नल एंट्री भी करने के लिए कहा गया है, जर्नल फॉर्मेट आप बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। क्या एंट्री बनेगी? भाई सारा को प्रॉफिट में 14,200 रुपीज चाहिए, कौन दे रहे हैं? फर्म। एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारास कैपिटल अकाउंट। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारास कैपिटल अकाउंट। सारा को प्रॉफिट में कितना हिस्सा चाहिए? 14,200, 14,200 रुपए। और ये कौन सा अकाउंट से दिया जाएगा? P&L सस्पेंस। यहां लिख देंगे सारा शेयर इन प्रॉफिट एडजस्टेड। प्रॉफिट में जो सारा का हिस्सा था उसे हमने क्या किया? एडजस्ट कर दिया। क्लियर बेटा? ठीक। तो ये था हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिक्रीजिंग पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। यानी कि डेथ की डेट पे मरने वाले पार्टनर का प्रॉफिट में जो हिस्सा बनता है उसका एडजस्टमेंट करना। क्लियर? तो बेटा ये टॉपिक आप करके देखिए, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कीजिए। हर एक बच्चा क्वेश्चंस करने के बाद उसकी पिक मेरे पास सेंड करें। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।